इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पैलेट्स के बारे में। पैलेट्स ऑटोकैड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया इंटरफेस सिस्टम है, जिसके साथ काफी सारी कमांड्स आपको एक पैनल पे ही मिल जाती हैं, जहां से उन सभी कमांड्स को आप चला सकते हैं और ये सभी कमांड्स ग्रुप्स होकर पहले से ही उसमें एम्बेड रहती हैं अकॉर्डिंग टू पैनल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पैनल को कहां से आप खोल सकते हैं। सबसे पहले आप व्यू टैब पर जाएं। यहां यदि आप देखें तो बीच में एक ग्रुप बना हुआ है पैलेट्स का। आप यहां क्लिक करके नीचे की तरफ और पैलेट्स को भी खोल सकते हैं। इसमें काफी सारे पैलेट्स दिए गए हैं, जैसे टूल पैलेट्स, प्रॉपर्टीज, शीट सेट और इत्यादि। कैलकुलेटर भी हमारा एक पैलेट ही है। इसी तरह से हमारे पास नीचे की तरफ ये कमांड विंडो है, ये भी एक पैलेट ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पैलेट को आप किस प्रकार से खोल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है पैलेट को खोलने के लिए, आप पैलेट्स पे जाकर उसे क्लिक कर दें। देखिए टूल पैलेट्स खोलते ही मेरे पास टूल्स वाला पैलेट्स यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। टूल पैलेट में यदि आप देखें यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बार दी गई है। इस बार से मैं इसको लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ देखें तो इसमें काफी सारे इंडेक्स दिया गया है, जैसे मॉडलिंग, कंस्ट्रेंट्स, एनोटेशन, आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल और इस तरह की काफी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सैंपल को मैं अपनी ड्राइंग में इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, स्ट्रक्चरल है और काफी सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी सैंपल को इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आर्किटेक्चर पे आ जाता हूँ। एल्युमिनियम विंडो का जो सैंपल है इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और फाइनली इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये बना हुआ सैंपल यहाँ पे आ गया है। ये सारे के सारे सैंपल्स ब्लॉक्स के रूप में रहते हैं। ब्लॉक्स हम आने वाले सेशंस में करेंगे, जिसमें काफी सारी लाइनों को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, जिसमें काफी सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया जाता है, जिससे आप आसानी से इकट्ठे उन सबको आप इंसर्ट कर पाए। इसी तरह से यहाँ पे ट्रीज का सैंपल है। यहाँ कहीं पे भी मैं ट्री को क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूँ। अब देखेंगे इस तरह के बहुत सारे आपके पास पहले से पके पकाए सैंपल्स अवेलेबल हैं ऑटोकैड द्वारा जो दिए गए हैं। इस तरह से व्हीकल इंपीरियल है आपके पास, कहीं भी मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ और इस प्रकार आप आसानी से बने बनाए ब्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं पैलेट्स का प्रयोग करते हुए। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से प्रॉपर्टीज पैनल जो बड़ा ही कॉमन पैनल है, जिसको हमने पहले भी ओपन किया था। किसी भी चीज पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को इस प्रॉपर्टीज पैनल के साथ देख सकते हैं। जैसे इसकी लेंथ 50 है। इसको हमने पिछले सेशन में भी देखा था जब हमने इसको पिछली बार प्रयोग किया था। पैलेट्स की एक अच्छी बात है कि इनके पास काफी सारे ग्रुप्स में काफी सारी कमांड्स पहले से बनी रहती है, परंतु यदि आप यहाँ देखें तो मैं अगर इसको स्टेटस बार से पिक करके थोड़ा इधर ले आऊं पैलेट को, तो मैं अनडॉक कर सकता हूँ मेल विंडो से, ताकि मेरे पास ड्राइंग के लिए स्पेस बढ़ जाए। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं। आप देखेंगे जैसे ही माउस यहाँ से हटाता हूँ तो ये हाइड हो जाते हैं इसके सभी कमांड्स, लेकिन जैसे ही माउस वापस लेके जाता हूँ सभी कमांड्स मेरे पास अनहाइड हो जाती हैं। तो इस सेटिंग के लिए आपके पास यहाँ की तरफ एक बटन दिया गया है ऑटो हाइड। अभी मैंने ऑटो हाइड ऑफ कर दिया है और इसको यहाँ साइड पे डॉक कर दिया है। अब आप देखें आपके पास यहाँ कार्य करने के लिए जगह कम रह गई है, क्योंकि प्रॉपर्टीज विंडो साथ में ड्राइंग एरिया में जुड़ गई है। परंतु यदि मैं इसको फिर से हाइड वाला ऑप्शन चुनना चाहता हूं तो यहां मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पैलेट तो वहीं पे है, लेकिन जगह बढ़ गई है ड्राइंग करने के लिए। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं माउस का तो फिर से पैनल मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो आपके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिसमें जर्नल, 3D विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री, तो इस प्रकार की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि लेंथ प्रॉपर्टी को हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था। इस तरह से मैं इस पैनल को हाइड और अनहाइड भी कर सकता हूं। यहां से इस पैनल को क्लोज भी कर सकता हूं। यहां और भी काफी सारे पैलेट्स यहां दिए गए हैं। जिस भी पैलेट के ऊपर आप माउस रखते हैं उसका नाम भी आपको बताया जाता है, जैसे कमांड लाइन। ये यही कमांड लाइन है हमारे पास जो नीचे की तरफ दी गई है। जब आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं स्क्रीन से तो क्लिक करें। आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप दोबारा जब ये चाहते हैं वापस लाना कमांड लाइन तो कंट्रोल 9 का बटन आप दबा सकते हैं। अभी मैं इसे नो कर देता हूं यहाँ से, क्योंकि मैं इसे ऑफ या क्लोज नहीं करना चाहता। इसी तरह के काफी सारे पैनल्स यहाँ पे हैं, जैसे लेयर प्रॉपर्टीज पैनल है, डिजाइन सेंटर पैनल है। हमारे पास यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर के नाम से भी एक पैनल अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास एक कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाएगा। फिर से इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और लेफ्ट साइड पे डॉक कर देता हूँ। आप यहाँ पे न्यूमेरिकली टाइप कर सकते हैं किसी भी चीज को।
सिंपल कैलकुलेटर की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल साइड से आप बॉर्डर लाइन पर माउस क्लिक करके आप साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और फाइनली इस तरह से आप इक्वल का बटन दबा के आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं इस कैलकुलेटर पैनल को क्लोज कर देता हूं यहां से। तो इस तरह से आप इन सभी पैलेट्स को प्रयोग कर सकते हैं। पैलेट्स को खोलने के लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड्स भी रहती हैं, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल के साथ 1 की दबाऊं तो आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ सेकंड अर्थात 2 की दबाऊं तो मेरे पास डिजाइन सेंटर खुल जाएगा। 3 दबाने पे इंपीरियल सैंपल्स के रूप में फिर से टूल पैलेट खुल जाएगा। 4 दबाने पे फिर से मेरे पास शीट सेट मैनेजर खुल जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास काफी सारे शॉर्टकट से अवेलेबल हैं। कंट्रोल के साथ आप न्यूमेरिक कीज को प्रयोग करें और आप इन पैनल्स को आसानी से खोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऑटोकैड में पैनल्स को खोलकर उनके इंटरफेस का फायदा उठा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनमें बने बनाए ब्लॉक्स को अपनी ड्राइंग्स में भी शामिल कर सकते हैं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे माउस को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं ऑटोकैड के अंतर्गत। माउस से काफी सारे जुड़े हुए ऑप्शन हैं जिनको हम इस सेशन में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां मेरे पास ऑटोकैड में एक फाइल पहले से ओपन है चैप्टर 1 के नाम से CH1। अब ये जो ड्राइंग फाइल हमारे पास ओपन है इसमें 3 ऑब्जेक्ट पहले से इंसर्टेड है। एक छोटा सा कार का एग्जाम्पल है, एक एल्यूमिनियम डोर और एक ट्री जो हमने पिछले एग्जाम्पल में इंसर्ट किया था। आइए देखते हैं यदि माउस से हम किसी पार्ट को या किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं। आप माउस को क्लिक करें और सिलेक्शन शुरू करें। अब देखेंगे इस बॉक्स के अंतर्गत जो भी एरिया आपका आएगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, फाइनली क्लिक करना है मुझे, तो आप देखेंगे तीनों ऑब्जेक्ट यहां पे सिलेक्ट हो गए हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हमें यहां से पता लग रहा है क्योंकि यहां भी ब्लू बॉक्स छोटा सा ग्रिप के साथ हैंडल है, यहां भी ग्रिप के साथ हैंडल अवेलेबल है और यहां भी ग्रिप के साथ छोटा सा हैंडल अवेलेबल है। यहां यदि मैं एस्केप बटन का प्रयोग कर दूं तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिसलेक्ट हो जाएंगे। मैं एस्केप दबा देता हूं तो आप देखेंगे सबका सिलेक्शन हट गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि माउस के साथ आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में। आइए हम ऑटोकैड में माउस के और प्रयोग देखते हैं। आपके पास माउस के लेफ्ट, राइट और एक स्क्रॉल के रूप में 3 बटन रहते हैं। लेफ्ट का प्रयोग हमने देखा किस प्रकार मैं क्लिक करके रेक्टेंगुलर एरिया बना सकता हूं और अपने जो ऑब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट कर सकता हूं और एस्केप करके उसको डिसलेक्ट भी कर सकता हूं। इसी तरह से मेरे पास स्क्रॉलर बटन है। बीच का जो बटन है स्क्रॉल करने के लिए जो आप प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग यहां पे किया जाता है जूम इन और जूम आउट के लिए। यदि मैं माउस को किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हुए, जैसे यहां मैं कार की तरफ माउस को ले आया हूं और स्क्रॉलर को आगे की तरफ घुमाता हूं तो जूम इन होना शुरू हो जाएगा कोई भी एरिया जो मेरे पास ड्राइंग एरिया में जहां भी मेरा माउस है। इसी तरह से यदि मैं माउस के स्क्रॉलर बटन को पीछे की तरफ घुमाता हूं तो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप बीच वाले बटन को जूम इन और जूम आउट दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आगे की तरफ घुमाते हैं तो एरिया जूम इन होगा और पीछे की तरफ घुमाते हैं तो जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप स्क्रॉलर बटन को दबाकर रखें तो आपके पास ये पैन का शेप ले लेगा। ये देखें, अब मैंने बटन को दबा के रखा हुआ है और मैं ड्राइंग एरिया को बड़ी आसानी से घुमा सकता हूं। फिर जूम इन कर सकता हूं, फिर स्क्रॉलर दबाकर पैन का प्रयोग कर सकता हूं। तो इस तरह से पैन कमांड को प्रयोग करने के लिए आपको स्क्रॉलर को बीच में से दबाकर रखना है। तो इस तरह से स्क्रॉलर आपका 3 कार्य कर रहा है, जूम इन, जूम आउट और पैन। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे यदि मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा जूम इन कर चुका हूं किसी ऑब्जेक्ट को, यदि जल्दी से डबल क्लिक कर दूं मैं स्क्रॉलर को तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो जूम एक्सटेंड हो जाएगा। उसका अर्थ ये है कि सभी ऑब्जेक्ट्स मेरे पेज पे पूरे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यहाँ दोनों तरफ काम करेगा, जैसे मैं जूम इन में हूं और डबल क्लिक करता हूं तो भी, और यदि मैं जूम आउट में हूं जैसे यहाँ पे हूं और डबल क्लिक करता हूं फिर भी ये साथ के साथ मेरे पास पूरे पेज में मेरे ड्राइंग को ले आएगा। तो इस तरह से आप माउस का प्रयोग जूम एक्सटेंड के लिए भी कर सकते हैं। जूम एक्सटेंड में पूरा का पूरा जो आपका ड्राइंग है उसे आपकी स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता है जहां पे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हैं। तो इस तरह से ऑटोकैड में आप माउस का बीच वाले स्क्रॉलर बटन का प्रयोग जूम एक्सटेंड के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कमांड को ड्रॉ करने के लिए आपके पास माउस सबसे बेहतर डिवाइस रहता है।
जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे ड्राइंग एरिया में लाइन को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ होम टैब में बने हुए ड्रॉ पैनल में से लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे माउस जब ऊपर की तरफ रिबन में जाता है तो एरो का शक्ल ले लेता है, यानी कि एरो का रूप ले लेता है, और वापस आते स्क्रीन में ये क्रॉस हेयर अर्थात प्लस का एक छोटा सा निशान अवेलेबल हो जाता है। अब यदि मुझे यहाँ लाइन ड्रॉ करना है तो मैं क्लिक करूंगा, पहला क्लिक जहां लाइन शुरू करना है, और फिर मैं माउस को जिस तरफ लाइन ड्रॉ करना है, जिस दिशा में ड्रॉ करना है उस दिशा में माउस को घुमाऊंगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो और यहां तक मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहां मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा पहला लाइन का पार्ट फाइनलाइज हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी लाइन मुझे बनाने के लिए अगर वहीं से बनाना चाहता हूं तो लाइन उसी के साथ जुड़ी हुई है। यदि आप देखें यहाँ पे, यहां से मैं थोड़ा सा डायगोनल कर देता हूं लाइन को, फिर से क्लिक करूंगा तो लाइन फिर से बन जाएगी और फाइनल हो जाएगी। वहां पे फिर से नेक्स्ट लाइन के लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से लाइन को मैं आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं माउस के साथ। अगर यहां मैं एस्केप कर देता हूं तो मेरे पास पिछले वाला लाइन रह जाएगा और नेक्स्ट आगे लाइन कमांड जो है कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से माउस से मैं आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को चुन के यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, ड्राइंग एरिया में आके क्लिक करता हूँ, देखेंगे आप सर्कल बनना शुरू हो गया है। जैसे यहाँ मैं सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ, ड्राइंग एरिया में आता हूँ, एक क्लिक करता हूँ और सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। फाइनली जब मैं चाहता हूँ मेरा सर्कल तैयार हो जाए, जिस भी रेडियस तक मैं सर्कल चाहता हूँ वहां पे मैं फिर से क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल फाइनलाइज हो गया है। तो इस प्रकार आप ड्राइंग करने के लिए इन सभी टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं माउस के द्वारा, और माउस सबसे बेहतर डिवाइस रहता है इन सबको चुनकर इनका प्रयोग करने में। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माउस के राइट क्लिक की बात करते हैं। यदि मैं सिंपल माउस को राइट क्लिक करूं तो आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। जो भी लास्ट कमांड आपने प्रयोग की है वो यहाँ रिपीट पे रहती है। जैसे मैं यहीं से सर्कल दोबारा बनाना चाहता हूँ, इसके बजाय कि मैं ड्रॉ पैनल पे जाऊं, मैं यहीं पे रिपीट सर्कल पे क्लिक कर सकता हूं। मेरे पास ये कमांड अवेलेबल हो जाएगी और यहाँ सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूं। फिर से राइट क्लिक। अगर रिसेंट इनपुट मुझे देखना है तो वो सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कुछ समय पहले मैंने प्रयोग किए हैं। क्लिपबोर्ड में भी काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, जो नॉर्मल विंडोज के बेसिक फंक्शंस रहते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। इसी तरह से कुछ अंडू करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अंडू सर्कल मैं क्लिक कर देता हूँ तो फाइनली अंडू हो जाएगा। इसी तरह से पैन, जूम, स्टीयरिंग व्हील्स इत्यादि के ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। परंतु मैं राइट क्लिक को एक इम्पोर्टेंट तरीके से भी प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक को कस्टमाइज करके प्रयोग कर सकता हूँ अपने पास ऑटोकैड में। इसके लिए मुझे ऑटोकैड मेन्यू पे जाना है। यहाँ नीचे की तरफ यदि आप देखें तो ऑप्शंस का बटन आपके पास अवेलेबल है। आप क्लिक करें इसे तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें यूजर प्रेफरेंसेस को क्लिक करना है और राइट क्लिक कस्टमाइजेशन पे जाना है। यहाँ जाने के लिए आप कमांड लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कमांड लाइन पे जाता हूँ, यहाँ ऑप्शन टाइप करता हूँ। अगर मैं ओपी टाइप करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन कमांड खुद सिलेक्ट हो जाएगी। हालांकि मैं ऑप्शन पूरा भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब देखेंगे मैं फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ जो राइट क्लिक ऑप्शंस की कस्टमाइजेशन हमने कर दी है यूजर प्रेफरेंसेस में। अब मैं यहाँ पे माउस के राइट क्लिक को कस्टमाइज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं राइट क्लिक कस्टमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। आपके पास यहाँ काफी सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से ऊपर वाला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप राइट क्लिक को एंटर की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। अब की बार यदि आप जैसे ही जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो वो एंटर का काम करेगा। यदि आप राइट क्लिक को 250 मिली सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे, ये थोड़ा समय है, 1 सेकंड का चौथा हिस्सा, तो जैसे इतनी समय तक यदि आप माउस का राइट क्लिक प्रेस करके रखते हैं तो आपके पास पहले वाला राइट मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसे अप्लाई और क्लोज कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। फिर से अब मैं यहाँ से सर्कल चुनता हूँ, क्लिक करता हूँ। आप देखें कि ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। सर्कल फाइनल करने के लिए मुझे एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड पे, या अब मैं माउस का राइट क्लिक प्रेस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइनलाइज हो गया है सर्कल। इसी तरह से यदि मैं फिर से सर्कल बनाता हूँ और यहाँ राइट क्लिक प्रेस करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे जो नॉर्मल राइट क्लिक मेन्यू पे अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ क्लिक करके भी एंटर कर सकता हूँ। इसी तरह इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप एंटर करना चाहते हैं तो केवल राइट क्लिक को दबाएं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और साथ ही आप माउस के राइट क्लिक को भी थोड़ी देर दबा के रखें तो कस्टमाइजेशन जो हमने किया था 250 मिली सेकेंड प्रेस करने के पश्चात आपका माउस का राइट क्लिक भी इनेबल हो जाएगा।
इस तरह से आप माउस को प्रयोग कर सकते हैं ऑटोकैड में। यहाँ पे हमारे पास जो क्रॉस हेयर का निशान हमारे ऑटोकैड ड्राइंग में आ रहा है, ये जो प्लस का निशान आप देख रहे हैं, इसका साइज भी मैं बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एप्लीकेशन मेन्यू पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले पे जाना है। क्रॉस हेयर साइज यहाँ परसेंटेज में दिया गया है, पूरी स्क्रीन का 5% है अभी ये। इसको मैं बढ़ा के 30% कर देता हूँ यहाँ से, अप्लाई और ओके। यहाँ आप यदि साइज देखेंगे तो स्क्रीन पे क्रॉस हेयर का साइज बड़ा हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता अनुसार इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। मैं इसको वापस फिर से 5% कर देता हूँ। इसके लिए फिर से एप्लीकेशन मेन्यू, ऑप्शंस और यहाँ पे मैं 5 डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और ओके। तो इस तरह से आप आसानी से क्रॉस हेयर का साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इन सब ऑप्शंस के साथ ऑटोकैड में माउस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप माउस के सारे प्रयोग अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप आसानी से ऑटोकैड में कार्य कर सकते हैं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम सिलेक्शन कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को डिसलेक्ट कर सकते हैं ऑटोकैड में। हमारे पास सिलेक्शन करने के काफी सारे तरीके हैं ऑटोकैड में। हम हर तरीके को जानेंगे ताकि हम अच्छी तरह से ऑटोकैड में कार्य कर पाए। सबसे पहले क्लिकिंग सिलेक्शन। आप किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे जाकर क्लिक करते हैं तो माउस के साथ आप उसको क्लिक करने पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से क्रॉस हेयर सिलेक्शन। यदि आप राइट से लेफ्ट की तरफ विंडो बना के सिलेक्ट करना शुरू करते हैं तो उसे क्रॉस हेयर सिलेक्शन कहते हैं। विंडो सिलेक्शन। यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर विंडो बनाते हुए सिलेक्ट करते जाते हैं तो वो विंडो सिलेक्शन कहलाता है। पॉलीगॉन सिलेक्शन। यदि आप माउस को फ्री फॉर्म में ड्राइंग करते हुए सिलेक्ट करते हैं तो वो पॉलीगॉन सिलेक्शन कहलाता है। इसके अतिरिक्त आप शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी पहले से सिलेक्टेड पार्ट में और सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी पहले से सिलेक्टेड पार्ट में हटाने के लिए कुछ सिलेक्शन में से। तो आइए इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं और देखते हैं हम सिलेक्शन को किस प्रकार ऑटोकैड में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिकिंग सिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं। जिस भी पार्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, आप देखें माउस जब उस जगह पे जाएगा तो वो पार्ट जो है आपका अलग से नजर आना शुरू हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास यहाँ आनी शुरू हो जाएगी ऑटोकैड में कुछ इस तरह से। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखिए ग्रिप हैंडल्स आ गए जो ये बताते हैं कि सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरह से एक साथ में लाइन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूं, ये भी सिलेक्ट हो गई है। एक और लाइन है, फिर उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यदि मैंने काफी सारे ऑब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे लाइन है, सर्कल है और बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पे, अगर मैं इनमें से किसी को दोबारा हटाना चाहता हूँ तो वो भी हटा सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ शिफ्ट को क्लिक करके रखना है और सिलेक्टेड लाइन पे दोबारा क्लिक करना है, वो सिलेक्शन में से हट जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ शिफ्ट दबाकर, आप देखें शिफ्ट दबाकर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ से सिलेक्शन हट गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के साथ, और यदि किसी पार्ट को डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ क्लिक करें। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस तरह सिलेक्शन करने में काफी समय लग सकता है। मान लीजिए इसी एग्जांपल में हम ट्री को देखें, अभी तो ये ब्लॉक है, परंतु अगर ये अलग अलग लाइनें होती तो काफी सारा समय लग सकता था इसको सिलेक्ट करने में। सिलेक्शन करने के लिए हम क्रॉस हेयर सिलेक्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस सिलेक्शन में हम राइट से लेफ्ट की तरफ एक बॉक्स के रूप में सिलेक्ट करते हैं और इसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें हम किस प्रकार से क्रॉस हेयर सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारी इस फाइल में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ट्री है, एल्युमिनियम डोर है और कुछ हमारे कस्टमाइज हमने ऑब्जेक्ट कुछ बनाए हैं, कार है और 2 सर्कल भी यहाँ पे हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे क्लिक करने के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दें आप तो सिलेक्शन विंडो शुरू हो जाएगी होनी। अब इसके अंतर्गत जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट वो सभी सिलेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे मैं इन सबको ले लेता हूं, जैसे ही फाइनली क्लिक करता हूं जितने भी ऑब्जेक्ट इससे होकर ये हमारी सिलेक्शन गुजरी है वो सभी के सभी सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आप डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो एस्केप की का प्रयोग करें, सारा का सारा सिलेक्शन हट जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मैं क्रॉस हेयर सिलेक्शन करता हूं तो चाहे थोड़ा सा ही पार्ट क्यों ना किसी ऑब्जेक्ट का हमारी सिलेक्शन के अंदर आए, जैसे कि यहाँ पे कार है या ये हमारे पास सर्कल है, शुरू में 2 जो सर्कल हैं ये पूरे कवर नहीं हुए हैं और इसी तरह से ट्री भी पूरा कवर नहीं हुआ है। कवर पूरा ना होने के पश्चात भी
जिस जिस भाग के ऊपर हमारी क्रॉस सिलेक्शन आएगी उन सबको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्रॉस सिलेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला सिलेक्शन मेथड हमारे पास विंडो सिलेक्शन है। इसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ सिलेक्ट करते हैं। विंडो सिलेक्शन और क्रॉस सिलेक्शन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो पार्ट इसमें पूरा नहीं आएगा वो पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। विंडो सिलेक्शन और क्रॉस हेयर सिलेक्शन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि विंडो सिलेक्शन करते समय यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम पूरी तरह से कवर नहीं करते तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। विंडो सिलेक्शन में आने भर से या आधा सिलेक्ट करने से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा जब तक कि हम विंडो सिलेक्शन में पूरा उसको कवर नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल रूप में इसको समझते हैं हम। विंडो सिलेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है। इसमें भी आप क्लिक करके रखें और आप देखें इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब आप विंडो सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो जब भी मैं इसको कवर करता हूं काफी सारी चीजों के ऊपर, तो जो पार्ट्स या जो ऑब्जेक्ट्स आपके पूरे कवर हो चुके हैं जैसे सर्कल, कस्टमाइज डिजाइन और एल्यूमिनियम डोर, जैसे ही क्लिक करके हटूंगा वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, परंतु बाकी जो ऑब्जेक्ट जो पूरे कवर नहीं हो पाए वो सिलेक्ट नहीं होंगे, जैसे कार और ट्री। दोबारा देखते हैं हम यहाँ पे, हम इसको दोबारा देखते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ और कार के किसी थोड़े से हिस्से को छोड़ देता हूँ, सिलेक्ट नहीं करता। जैसे मैं सिर्फ टायर तक रखता हूँ इसे और क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे केवल वो ऑब्जेक्ट्स जो पूरे कवर हो गए थे विंडो सिलेक्शन में वो ही सिलेक्ट हो पाए हैं, बाकी सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ा अंतर है विंडो सिलेक्शन और क्रॉस हेयर सिलेक्शन में। क्रॉस हेयर सिलेक्शन में जब हम सिलेक्ट करते हैं तो चाहे थोड़ा सा ही पार्ट क्यों ना कवर में आया हो वो भी सिलेक्ट हो जाता है, परंतु यदि विंडो सिलेक्शन की बात करें तो उसे पूरा हमें कवर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। हम इस सेक्शन में सिलेक्शन की जानकारी लेंगे। दो सिलेक्शन हमारे पास और हैं, पॉलीगॉन सिलेक्शन और उसके साथ शिफ्ट के साथ किस प्रकार से हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले पॉलीगॉन सिलेक्शन की बात करते हैं। इस सिलेक्शन में हमें केवल माउस को ड्रैग करना है और ड्रैग करते हुए हमें जिस पार्ट को सिलेक्ट करना है वो एरिया हमारे पास सिलेक्शन में शामिल हो जाएगा। पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग करने के लिए हम क्लिक नहीं करते बल्कि ड्रैग करते हैं। जैसे ही मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया है उसको मैंने छोड़ा नहीं है और देखिए यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसके ऊपर ये वाला जो एरिया है कवर करते हुए चला जाऊंगा। अब देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट मेरे पास इस रेंज में आ रहा है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अभी एस्केप करके इसको डिसलेक्ट कर देता हूं। पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग आप लेफ्ट से राइट की ओर विंडो सिलेक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करते समय बिल्कुल विंडो सिलेक्शन जैसी आकृति आ जाएगी। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट आपके पास पूरे कवर होंगे वही सिलेक्ट होंगे। देखिए मैं यहाँ पे जिन ऑब्जेक्ट्स को पूरा कवर कर रहा हूँ वही ऑब्जेक्ट पूरे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ ध्यान दें, कार और ट्री और ऊपर वाला सर्कल, इन तीनों को पूरा कवर नहीं किया है और पॉलीगॉन सिलेक्शन से केवल उन्हीं को सिलेक्ट किया है जिनको मैंने विंडो सिलेक्शन के अंतर्गत कवर किया है। तो इस प्रकार आप पॉलीगॉन सिलेक्शन में विंडो सिलेक्शन और क्रॉस सिलेक्शन के दोनों के बेनिफिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम पॉलीगॉन सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसमें एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, उसकी जानकारी भी लेते हैं, वो है शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना। मैं यहाँ इसे पहले एस्केप करके डिसलेक्ट कर देता हूं सबको। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉलीगॉन सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट करें, चाहे क्रॉस हेयर सिलेक्शन के साथ या विंडो सिलेक्शन के साथ, या केवल माउस क्लिक करके, जैसे मैं इस ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूं और इस विंडो को। लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता रहती है कि सिलेक्शन करने के पश्चात आपको लगता है कि कुछ और भी साथ में सिलेक्ट करना है, तो ऐसे केस में आप इन दोनों को सिलेक्टेड आइटम्स को बने रहने दें और फिर से वापस जाकर बाकी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी साथ साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको ऑप्शंस में जाकर शिफ्ट सिलेक्शन को ऑप्शन को एनेबल करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन एनेबल किया जा सकता है। मैं ऑप्शंस पे जाता हूं, यहां से सिलेक्शन वाले टैब को क्लिक करता हूं और यहां पे यूज शिफ्ट टू ऐड टू सिलेक्शन वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देता हूं। अब मैं यहां अप्लाई और ओके कर देता हूं। अब जब भी मैं कोई पार्ट सिलेक्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने ट्री सिलेक्ट कर लिया है और अब किसी दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो केवल शिफ्ट दबाकर मैं क्लिक करके या सिलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्शन में ले सकता हूं। जैसे कि यहां पे मैं शिफ्ट दबा देता हूं और यहां पे क्लिक कर देता हूं, तो आप देखेंगे शिफ्ट दबा हुआ है और मैं साथ में बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर रहा हूं। एस्केप करने के साथ आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को डिसलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। यदि आप बीच बीच में से डिसलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि सिलेक्शन में से हटाना चाहते हैं,
तो फिर से आप शिफ्ट का बटन दबा के रखें और फिर से क्लिक करना शुरू करें। जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो पूरी सिलेक्शन में से ये दोनों सर्कल हट चुके हैं। तो इस प्रकार मैं सिलेक्शन को आसानी से कर सकता हूं अलग अलग तरह की सिलेक्शन टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए, जिसमें हमने सीखा कि हम माउस के साथ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडो सिलेक्शन के साथ हम लेफ्ट से राइट की तरफ सिलेक्ट करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस हेयर सिलेक्शन में राइट से लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं और पॉलीगॉन सिलेक्शन में हम अपनी मर्जी से फ्री फॉर्म स्टाइल में सिलेक्शन कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास जो हमने लास्ट में देखा, शिफ्ट का प्रयोग भी सिलेक्शन को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जा सकता है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कि हमारे पास ऑटोकैड के द्वारा एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है, वो है वर्क स्पेस के बारे में। इस सेशन में हम वर्क स्पेस के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे इस सेशन में कि हमारे पास कितने प्रकार के वर्क स्पेसेस हैं, हम किस प्रकार से उनको बदल सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। हम साथ ही इस सेशन में यह भी देखेंगे कि किस प्रकार हम नया वर्क स्पेस बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्क स्पेस की सेटिंग से। देखिए हमारे पास यहाँ पे ch1 के नाम से एक फाइल पहले से ओपन है और यहाँ पे यदि आप ऊपर देखें तो हमारे पास कुछ कमांड्स जो डिफॉल्ट रूप में जब हमने ऑटोकैड ओपन किया है तो पहले से आ गई है। ऑटोकैड हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि हम इन सभी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर पाएं, चाहे वो टैब्स हैं अर्थात होम, इंसर्ट इत्यादि, चाहे वो पैनल्स हैं जैसे ड्रॉ इत्यादि, और चाहे वो कमांड्स हैं। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इन सभी टैब्स, पैनल्स और कमांड्स को कस्टमाइज करने में। इसी तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वर्कस्पेस को भी। सबसे पहले बात करते हैं वर्कस्पेस होता क्या है। आपके पास जो सेटिंग्स आप जिसमें कार्य कर रहे हैं, ये सेटिंग्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह प्रयोग की जाती है। जैसे इस वक्त मैं 2D ड्राइंग्स कर रहा हूं तो ये सारे की सारी कमांड्स 2D से रिलेटेड हैं, और यदि मैं 3D मॉडलिंग में या 3D बेसिक्स में काम करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे वर्कस्पेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 3D में जाकर ये कमांड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, वहां मुझे अलग कमांड्स चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार हम अपना वर्कस्पेस चेंज कर सकते हैं। वर्कस्पेस को चेंज करने के लिए हमारे पास नीचे की तरफ स्टेटस बार में यहाँ पे एक गियर आइकॉन दिया गया है जिसके साथ एक छोटा सा बटन है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ सेपरेटर से ऊपर देखें तो 3 हमारे ये वर्क स्पेसेस हैं, जिसमें जो इस वक्त सिलेक्टेड है उसके आगे क्लिक रहेगा, जैसे कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ड्राइंग्स में ड्राफ्टिंग और एनोटेशन वर्क स्पेस का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं 3D बेसिक्स वाला वर्क स्पेस चाहता हूं तो मुझे केवल 3D बेसिक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही 3D बेसिक्स पे क्लिक करता हूं, मेरे पास यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे आप, होम में क्रिएट का पैनल जुड़ गया है और उसमें कमांड्स जो है बदल गई हैं। इसी प्रकार से एडिट पैनल जुड़ गया है जिसमें अलग से कमांड है 3D के लिए, फिर ड्रॉ, मॉडिफाई, और ये केवल एक टैब के लिए नहीं, बहुत सारी टैब्स में बहुत कुछ बदला है हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्क स्पेस। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, 3D मॉडलिंग वाले वर्क स्पेस को पिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे उसकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें फिर से यहाँ बदल गई हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग वर्क स्पेसेस में आसानी से काम कर सकते हैं, अलग अलग कमांड्स के अकॉर्डिंग या अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने पहले भी जानकारी ली है कि हम 2D में जब काम करते हैं, 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स में, तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाला वर्क स्पेस हमें चाहिए, परंतु जैसे ही हम 3D वाला कार्य शुरू करते हैं तो 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग में हम लोग स्विच कर सकते हैं। आपके चुने हुए वर्क स्पेस के अनुसार ही यहाँ पे टैब्स में पैनल्स दिखाए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कमांड्स दिखाई जाएंगी। यहाँ यदि आपके पास स्टेटस बार में अगर किसी कारण से यहाँ पे वर्क स्पेस स्विचिंग का बटन नहीं आ पा रहा, तो उसको लाने के लिए आप कस्टमाइज पर जाएं। यहाँ सबसे लास्ट में स्टेटस बार पे कस्टमाइज का बटन है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आपके पास वर्क स्पेस स्विचिंग के नाम से बटन है जो ऑलरेडी चेक है। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से गियर आइकॉन जो है वो गायब हो गया है। दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये फिर से आ गया है। तो इस प्रकार यदि किसी कारण से आपके पास नहीं आ पा रहा ये, तो आप इसको आसानी से कस्टमाइज में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम किस प्रकार अपना कस्टमाइज वर्क स्पेस बना सकते हैं। अपने वर्क स्पेस में मैं सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्राफ्टिंग एनोटेशन में वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मैं 2D ड्राइंग्स को शामिल करते हुए अपना वर्क स्पेस जनरेट करना चाहता हूँ, अर्थात सभी 2D की कमांड्स को तो मैं शामिल करना चाहता ही हूँ, इसके साथ एक पैनल भी चाहता हूँ जो यहाँ पे जुड़ा रहे। तो प्रॉपर्टी पैनल में चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पे मिल जाए जब भी मैं अपने वर्क स्पेस में स्विच करूँ। अब प्रॉपर्टी पैनल को खोलने के लिए यहाँ पे मैं Ctrl+1 के साथ क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे आपके पास देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पैनल अवेलेबल हो गया है। मैं इसको यहाँ से हिडन पोजीशन में डाल देता हूँ ताकि जब माउस लेके जाऊं तो ये मेरे पास आ जाए और बाहर आऊं तो फिर ये चला जाए। अब मैं इस नए वर्क स्पेस को, जिसमें मेरे पास प्रॉपर्टीज पैनल भी शामिल है, इसको सेव करके रखना चाहता हूं, लेकिन अपने किसी खास नाम से। तो इसके लिए मैं फिर से गियर आइकन पे आऊंगा। यहाँ नीचे की तरफ सेव करंट एज, आपके पास जो वर्क स्पेस खुला हुआ है उसको आप सेव एज कर सकते हैं। तो यहाँ नाम मांगा जाएगा, यहाँ मैं नाम दे देता हूं। मैं इसको माई वर्क स्पेस का नाम दे देता हूं और उसे सेव कर लेता हूं। जैसे आप सेव करते हैं आपके पास जो वर्क स्पेस है वो चेंज हो चुका है। मैं यहाँ यदि क्लिक करूं तो आप देखेंगे अब की बार क्लिक जो है वो इस माई वर्क स्पेस के सामने आ रहा है। मेरे पास जितने भी वर्क स्पेसेस यहाँ पे आए हैं, जिनमें से मेरा भी अपना बनाया हुआ एक कस्टमाइज वर्क स्पेस है, मैं इन सब की ऑर्डरिंग भी सेट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल यहाँ पे वर्क स्पेस सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ से जिस वर्क स्पेस को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ उसे मूव अप करके ऊपर ला सकता हूँ। इसी तरह से मैं सेपरेटर भी ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे ही सेपरेटर ऐड करूंगा मेरे पास एक सेपरेटर ऐड हो जाएगा और ड्रैग करके और फिर से मैं इसको मूव अप करके ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। फिर से जाकर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ अभी आप देखें तो माई वर्क स्पेस जो है सेपरेटर से ऊपर आ रहा है, जो मैंने इसलिए लगाया है ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे यूजर डिफाइंड कस्टमाइज वर्क स्पेसेस जो है वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से यदि मैं इस वर्क स्पेस को डिलीट करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे आपके पास एक एडवांस सा पैनल खुलेगा जो कि कस्टमाइज यूजर इंटरफेस बॉक्स है। इसमें काफी सारे सेक्शन हैं। एडवांस सेक्शन में हम इसकी जानकारी अवश्य लेंगे, लेकिन अभी हम बात जानकारी लेते हैं कि जो हमारा वर्क स्पेस है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और उसको किस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। तो माई वर्क स्पेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो चीजें हैं ये आपके कस्टमाइज वर्क स्पेस में शामिल हैं। अब मान लीजिए इस वर्क स्पेस को मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा इसे में, और फाइनली यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। कंफर्मेशन मैसेज है, यस कर देता हूँ यहाँ से मैं, और फाइनली यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे मैंने अपना जो वर्क स्पेस डिफाइन किया हुआ है वो भी डिलीट कर दिया है। अब क्योंकि मैंने अपना वर्क स्पेस डिलीट कर दिया है तो आपके पास ऐसी ही कुछ समस्या आ सकती है जिसमें रिबन जो है वो यहाँ पे लोड ना हो पाए। ऐसी स्थिति में फिर से आप वर्क स्पेस सेटिंग्स पे जाएं और फिर से यहाँ देखें अब की बार माई वर्क स्पेस नहीं आ रहा। ड्राफ्टिंग एनोटेशन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास फिर से सारे के सारे जो बेसिक टैब्स और पैनल्स हैं सब वापस आ गए हैं। इस प्रकार आप ऑटोकैड में कस्टमाइज वर्क स्पेसेस बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हमारे पास यहाँ स्टेटस बार में काफी सारे मोड्स उपलब्ध हैं जिनको हम समय समय पर टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं, अर्थात शॉर्टकट की से ऑन ऑफ कर सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हर मोड की एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स के बारे में हम यहाँ जानकारी शुरू करते हैं लेना। सबसे पहले बात करते हैं स्नैप मोड और ग्रिड मोड के बारे में। यदि आप इस मोड में नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे ग्रिड मोड दिया गया है जिसका शॉर्टकट की F7 है, और इसी तरह से बिल्कुल साथ में स्नैप मोड है जिसका शॉर्टकट की F9 है। इस वक्त ये दोनों ऑन है जो ब्लू कलर से दिखाए जा रहे हैं। यदि मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो ग्रिड मोड ऑफ हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे अब ग्रिड्स मेरी ऑटोकैड फाइल या ड्राइंग फाइल में नहीं दिखाई दे रहे। इसी तरह से यदि मैं स्नैप मोड पे क्लिक कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो स्नैप मोड भी यहाँ पे ऑफ हो गया है। दोनों की जानकारी आपको यहाँ नीचे कमांड लाइन से भी मिल रही है कि ग्रिड ऑफ हो गया है और स्नैप भी ऑफ हो गया है। मैं दोबारा यहाँ क्लिक करके इन्हें एनेबल या ऑन कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकता हूँ ऑन और ऑफ के लिए, जैसे F7 की का प्रयोग किया जा सकता है ग्रिड मोड को ऑन ऑफ करने के लिए। मैं यहाँ F7 की का प्रयोग करता हूँ तो ऑन ऑफ कर सकता हूँ टॉगल में। इसी तरह से स्नैप मोड के लिए F ले मैं हमारे सामने ये जो ग्रिड्स बनाई गई हैं ऑटोकैड की इस फाइल में, ये ग्रिड मोड की वजह से हैं। यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम करके देखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा एक बॉक्स है। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ प्रॉपर वे में। आप देखें यहाँ पे पूरा का पूरा एक बॉक्स है यहाँ पे बना हुआ, छोटे छोटे ग्रिड से बना हुआ, और उसके बीच में 5 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। इसी तरह से 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल बॉक्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह के काफी सारे बॉक्सेस हमारे पास बने हुए हैं ग्रिड फॉर्मेट में। ये ग्रिड बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे पास मैनुअल ड्राइंग में ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर में ग्रिड्स होने की वजह से हम आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ऑटोकैड की फाइल में ड्राइंग करने के लिए ग्रिड्स का प्रयोग करते हैं ताकि आसानी से हम ड्राइंग को कर पाएं।
ऑटोकैड ने ये फीचर ग्रिड मोड में दिया है। आप ग्रिड मोड को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं F7 शॉर्टकट की के द्वारा। इसी के साथ हमारे पास स्नैप मोड भी है। यदि आप ड्राइंग करना शुरू करें तो आप इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग स्नैप करके आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले मैं स्नैप मोड ऑफ कर देता हूं यहां क्लिक करके। आप चाहें तो F9 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां लाइन कमांड को ले लेता हूं। अब मैं यदि यहां लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे यहां क्लिक कर देता हूं, फाइनली यहां क्लिक कर देता हूं, फिर यहां और फिर यहां, तो आसानी से मेरे पास ड्रॉ हो जाता है एक बॉक्स। एस्केप कर देता हूं फाइनल करने के लिए कमांड को। अब यदि इसी ड्राइंग को स्नैप मोड ऑन करते हुए ड्रॉ किया जाए तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं यहां क्लिक करता हूं स्नैप मोड में, लाइन पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं क्लिक कर लेता हूं। अब देखें क्योंकि स्नैप मोड ऑन है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा माउस जाकर रुक रहा है। यहां पहले बॉक्स में, यहां पहली ग्रिड की लास्ट लाइन पे, फिर दूसरी ग्रिड, तीसरी, चौथी और पांचवी ग्रिड। जहां भी आप क्लोज करना चाहें इसे क्लिक करके फाइनल कर सकते हैं। मैं यहां क्लिक कर देता हूं, मैं नीचे ले जाता हूं तो 2 बॉक्स नीचे आ जाता हूं, फिर से वापस पीछे की तरफ और फिर से ऊपर की तरफ। ऑटोकैड आपको सहायता देता रहता है स्नैप मोड ऑन होने में, जिसमें आप छोटे छोटे बॉक्सेस के किनारों पर डायरेक्टली अपने माउस को प्लेस कर पाते हैं और इससे ड्राइंग करना भी आसान हो जाता है। तो आइए अब हम स्नैप्स की और सेटिंग्स को देखते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे ड्राइंग करते समय इन ग्रिड्स को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी रहती है ड्राइंग बनाने में, और इसके लिए मुझे स्नैप मोड का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। ग्रिड्स हमारे पास दिखाने के लिए प्रयोग हो रही है और स्नैप इन ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाने में प्रयोग हो रहा है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेक्टेंगुलर बनाना है तो मुझे यहाँ क्लिक करूंगा मैं और सीधा सीधा देखिए स्नैपिंग करते हुए अब यहाँ पे ग्राफ के बीच में कहीं भी माउस नहीं जाता है, डायरेक्टली बॉर्डर लाइंस पे रहता है आपकी ग्राफ की। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास ये फाइनलाइज हो जाता है और बिल्कुल सही रूप में मेरे पास रेक्टेंगुलर मेरे सामने आ जाता है। हमारे पास काफी सारी सेटिंग्स हैं जो ग्रिड्स और स्नैप्स को मिलाकर यूज की जा सकती हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इन सेटिंग्स को देखने के लिए आप यहाँ नीचे की तरफ आए, यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे स्नैप सेटिंग्स का बटन आपके पास अवेलेबल है, आप क्लिक कर दें। आपके पास ड्राफ्टिंग सेटिंग्स बॉक्स के अंतर्गत स्नैप एंड ग्रिड नाम से बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास स्नैप और ग्रिड की काफी सारी सेटिंग्स दी गई हैं। तो आइए इन सेटिंग्स को समझते हैं और प्रयोग करते हैं और देखते हैं हम किस प्रकार इनकी सहायता से आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड स्पेसिंग की। अब यदि यहाँ राइट हैंड साइड वाली साइड पे जहाँ पे ग्रिड सेटिंग्स दी गई हैं, यहाँ बीच वाले बॉक्स में ग्रिड स्पेसिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। हमारे पास ग्रिड एक्स स्पेसिंग दी गई है और ग्रिड वाई स्पेसिंग दी गई है। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट स्पेसिंग जो है वो 0.5 है। मैं स्पेसिंग बढ़ा के 1 कर देता हूँ और इसी तरह से वाई स्पेसिंग भी 1 कर देता हूँ। जब आप 1 ऊपर डालेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली 1 खुद ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इकट्ठे मिलकर ही चलने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ से मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मेजर लाइन जो ये मोटे वाली लाइन है ये अभी 5 बॉक्स के बाद आ रही है। अब देखिए मेजर लाइन एवरी 5 बॉक्सेस बताया गया है, या 5 ग्रिड लाइंस 1, 2, 3, 4 और 5 आ रही है। मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बढ़ा रहा और ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ ग्रिड के स्पेसेस बढ़ गए हैं। अब हमारे पास ग्रिड में एक छोटा सा बॉक्स 1 पॉइंट के बराबर है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ हॉरिजॉन्टली भी 5 बॉक्सेस हैं और वर्टिकली भी 5 बॉक्सेस हैं, जैसे कि पहले भी था। लेकिन फर्क ये है कि अब की बार ये बॉक्सेस बड़े हैं क्योंकि इनका स्पेसिंग 1-1 हो गया है। अब यहाँ यदि मैं फिर से स्नैप सेटिंग्स पे जाता हूँ और ग्रिड स्पेसिंग में यहाँ पे मेजर लाइन एवरी 10 बॉक्स कर देता हूँ, तो आप ओके करते ही आप देखेंगे कि अब की बार ग्रिड्स में 10 बॉक्सेस के पश्चात ये बड़ी लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स 5 पे वापस आ जाता हूँ, यहाँ 5 टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अभी 5 बॉक्सेस के बाद ये लाइन आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे ही लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे अब की बार स्नैपिंग की जो स्पेसिंग है वो 0.5 है, लेकिन ग्रिड की जो स्पेसिंग है वो 1 है। तो इस कारण से मैं यहाँ पे आसानी से 0.5 और 1 में स्नैप कर सकता हूँ। अब देखें आसानी से मैं इन पे स्नैपिंग करता जा रहा हूँ, लेकिन 0.5 पे स्नैप करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, माउस को लेके जाना है। ऑटोमेटिकली ऑटोकैड में स्नैपिंग डिटेक्ट कर लेगी कि ग्रिड में 0.5 कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार आसानी से मैं ड्राइंग कर पाता हूँ 0.5 लेवल तक भी। इसी तरह से यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ अभी
और वापस फिर से यहां से स्नैप सेटिंग्स पे जाता हूं। यहां पे मैं अब की बार स्नैप स्पेसिंग को भी मैं बढ़ा सकता हूं। यहां पे स्नैप स्पेसिंग को मैं 1 कर देता हूं। अब देखेंगे नीचे भी ऑटोमेटिकली 1 हो गया है नीचे क्लिक करने पर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एक्स और वाई स्पेसिंग ऑप्शन ऑन है। यहाँ फाइनली मैं ओके कर देता हूं। फिर से ड्राइंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि बीच में 0.5 पे नहीं रुक रही हमारी स्नैपिंग, अब वो सीधा 1 पॉइंट पे रुक रही है। यहाँ क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूं, यहाँ तो आप देखेंगे कि अब मैं सीधा सीधा 1 पॉइंट के बेस पे, यानी कि आधा पॉइंट नहीं, आप पूरा का पूरा पॉइंट पिक किया जा रहा है और बिल्कुल ग्रिड के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हुए ही इसको ड्राइंग की जा रही है, क्योंकि अब की बार स्नैपिंग और ग्रिड दोनों 1-1 पॉइंट की स्पेसिंग पर हैं। तो इस प्रकार आप अपनी ड्राइंग को आसान बनाने के लिए, आसानी से आप इसमें ऑटोकैड में ड्राइंग कर पाएं या ड्रॉ कर पाएं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसके लिए आप स्नैप और ग्रिड दोनों को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर आपके पास यहाँ ग्रिड मोड ऑन नहीं है, जैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो भी ग्रिड मोड हमारे पास अवेलेबल रहेगा, लेकिन विजुअली हमें दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं फिर से कुछ ऑब्जेक्ट के साथ स्नैपिंग करूंगा तो आप देखेंगे स्नैपिंग बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे पहले हो रही थी। ग्रिड्स यहाँ दिखाई नहीं दे रही, परंतु ऑटोकैड उन्हें डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि उन ग्रिड्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी डिजाइनिंग कर पाएं। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से स्नैपिंग और ग्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रिड यदि ऑफ भी है तो भी अगर स्नैपिंग ऑन है तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे स्नैपिंग की जाएगी। अब मैं यहाँ से इसे एस्केप कर देता हूँ। इसी तरह से यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे किसी कारण से, तो आप कस्टमाइज पे जाएं। यहाँ से आप स्नैप मोड और ग्रिड मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से उन्हें वापस ला सकते हैं। अभी जैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, परंतु यदि मैं इसे ऑन कर दूं तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप ग्रिड और स्नैप को मिलाकर आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं अपनी ऑटोकैड ड्राइंग में। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली किस प्रकार हम स्नैप मोड और ग्रिड मोड को प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस सेशन में 2 और इम्पोर्टेंट मोड की जानकारी लेते हैं। जब आप ड्राइंग करते हैं ऑटोकैड में तो उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा बार पड़ती है आपको ऑटोकैड की ड्राइंग में। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला मोड है ऑर्थो, जिसके लिए F8 शॉर्टकट की इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यदि यहाँ माउस लेके जाएं तो यहाँ देखेंगे ऑर्थो मोड इस वक्त ऑफ है, और यदि मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो ये ऑन हो जाएगा। F8 शॉर्टकट की है, उससे भी आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं जब आप विद इन ड्राइंग होते हैं, अर्थात जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो F8 का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए शॉर्टकट की है F3। अब हम इन दोनों मोड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो मोड के बारे में। जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमें कई बार ड्राइंग में आवश्यकता रहती है कि केवल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम ड्राइंग कर पाएं। ऐसे केसेस में हमारे पास ऑर्थो मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ड्राइंग करते वक्त। ये हमारी ड्राइंग्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लिमिट कर देता है और आसानी से हम ड्राइंग को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर पाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूं यहाँ से, और ये जो ड्राइंग है, ये जो मेरे पास बने हुए ऑब्जेक्ट हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करना बड़ा आसान है। आप सिलेक्ट करें किसी भी सिलेक्शन मेथड से और डिलीट प्रेस कर दें कीबोर्ड पे। जितना भी ड्राइंग मेरे पास है वो सब डिलीट हो जाएगा। आइए अब हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा, ऑर्थो मोड ऑफ है और अब कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं जब भी कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मैं उसे किसी भी एंगल पे मूव कर सकता हूँ। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आसानी से ड्रॉ कर पाऊँ, बजाय ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मेरे पास माउस हो। अब मुझे यहाँ ड्राइंग करनी है तो मेरे साथ ये समस्या है कि जब मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ तो कई बार मेरा कर्सर ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ड्राइंग लाइन है ये डायगोनल हो जाती है या अपनी पास से हट जाती है। तो ऐसे केसेस में मुझे थोड़ा ड्राइंग बनाने में टाइम लगता है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ तो फिर मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सीधी लाइनें मिलेंगी। अभी मैं पहले इसे एस्केप करता हूँ, नीचे जाकर मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ, फिर से लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। अब मैं माउस ऊपर नीचे कर भी रहा हूँ तो भी मेरे पास लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी ही रहती है, क्योंकि अब हमने अपनी जो ड्राइंग है उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लॉक कर दिया है। यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सीधी आई है। इस तरह से मैं वर्टिकली लाइन जब ड्रॉ करता हूँ और लेफ्ट राइट मूव करता हूं तो भी आप देखें तो बिल्कुल अब लाइन अपने पास से नहीं हटती, और जब मैं यहां क्लिक कर देता हूं तो लाइन मेरे पास बिल्कुल सीधा अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रकार आप आसानी से ऑर्थो मोड ऑन करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं।
आइए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में। ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, F3 शॉर्टकट है इसका, अभी ये ऑन है। यदि मैं यहाँ राइट क्लिक करूं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, जिनकी जानकारी अभी लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन ऑन है। यहाँ पे एंड पॉइंट ऑन है, अर्थात कहीं से भी हम एंड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट ऑन है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई लाइन है और उसके एंड पे मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैप में एंड पॉइंट की स्नैपिंग ऑन है। इसी प्रकार से यदि मुझे किसी सर्कल में मिड पॉइंट से कुछ ड्रॉ करना है तो मैं मिड पॉइंट पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। सर्कल के सेंटर में स्नैपिंग ऑन है। आइए सबसे पहले इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैं। अब जैसे ही सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर ली है बाहर की तरफ लाते हुए। मैं लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ढूंढने में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन हो तो हमें क्या फायदा हो सकता है। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही माउस में इस सर्कल के बीच में लेके आता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी गाइडेंस दी जा रही है ऑटोकैड के द्वारा कि आप बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, जहाँ पे हरा सा छोटा सा बॉक्स है। मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ मैं माउस क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आसानी से देखिए लाइन बिल्कुल सर्कल के सेंटर से शुरू हो जाती है और बाहर किसी ऑब्जेक्ट से उसको मैं मिला देता हूँ। तो आसान हो जाता है ड्राइंग करना जब आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन हो। आइए इसके एक और एग्जांपल को देखते हैं हम। मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑफ है इस वक्त और मेरे पास एक सर्कल अवेलेबल है। अब मुझे इसके क्वाड्रेंट को मिलाते हुए एक छोटा सा रेक्टेंगुलर इसके अंदर बनाना है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करते हुए शुरू करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि मेरे पास अभी ऑर्थो मोड ऑन है, पहले मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ क्योंकि क्वाड्रेंट में डायगोनल लाइन चाहिए, वो नहीं आ पा रही। तो ऑर्थो मोड के लिए शॉर्टकट की F8 है। अब देखिए ये डायगोनल लाइन अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ इसे मिलाता हूँ, इसी तरह से देखिए यहाँ इसे मिलाता हूँ, फिर इसे मिलाता हूँ और फिर इसे मिलाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फाइनली मेरे पास क्वाड्रेंट तैयार है। परंतु इसको मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन हो। तो आइए सबसे पहले Ctrl Z कर देता हूँ और ये कमांड अंडू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पर जाकर क्वाड्रेंट ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। फिर से लाइन लेता हूँ यहाँ से मैं और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए अब लाइन शुरू कर दी है मैंने यहाँ से। ऑर्थो मोड फिर से ऑन है तो यहाँ पे मैं F8 के द्वारा इसे फिर से ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे पास डायरेक्ट देखिए हरे कलर के पॉइंट अवेलेबल हैं, जहां पे मुझे इसे मिलाना है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बड़ा आसान है मुझे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन करते हुए इन सब चीजों को करना, ताकि आसानी से मैं ड्राइंग भी कर पाऊं और कोई गलती भी ना हो। यहाँ मैं एंटर करके फाइनल कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस लाइन के मिड में आना है और इस लाइन के मिड में मैं चाहता हूँ कुछ लाइन यहाँ से मिलाना। इस केस में मैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में जाता हूँ। यहाँ पे मिड पॉइंट का ऑप्शन है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ वापस आता हूँ, लाइन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे माउस बीच में आते ही आपके पास मिड पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की वजह से है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑफ रहती है तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रिड्स स्नैपिंग ऑन कर रखी है। तो ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ये सीधा सीधा ग्रिड पे मिल रहा है और बीच वाले पॉइंट पे ये नहीं जा रहा। ऐसे केस में यदि मैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन रखता हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है यहाँ बीच में आना और यहाँ से जैसे ही यहाँ आता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ बीच में स्नैपिंग अवेलेबल हो जाएगी मिड पॉइंट की। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और बाहर की तरफ कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप इन सभी स्नैपिंग्स को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ अगर आप क्लिक करें तो और बहुत प्रकार की स्नैपिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड है, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन है, इंसर्शन है, परपेंडिकुलर इत्यादि। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से ड्राइंग कर पाएं। कई बार स्नैपिंग की वजह से ड्राइंग करना हल्का सा मुश्किल भी हो सकता है। ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर टाइम पे स्नैपिंग ऑफ भी कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त भी आपके पास स्नैपिंग के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स के रूप में काफी सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। लगभग यही ऑप्शन आपके पास वहां भी अवेलेबल थे। अब यहाँ से भी इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो इकट्ठा सिलेक्ट ऑल करके इन्हें सबको सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लियर ऑल करके सबको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट स्नैप का प्रयोग कर सकते हैं और ऑर्थो मोड का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे कमांड लाइन के बारे में। यहां यदि आप नीचे की तरफ देखें तो आपके पास AutoCAD में सबसे इंपॉर्टेंट एक पैलेट दिया गया है कमांड लाइन के रूप में। यहां पे आप कमांड टाइप करके आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसा कि पिछले काफी सारे सेशंस में हमने माउस से क्लिक करके कमांड्स को दिया है, यहां हम आसानी से टाइप करके भी उन कमांड्स को दे सकते हैं। अब यदि आपके पास ये कमांड पैलेट नहीं आ रहा तो इसके लिए आप व्यू पर जाकर यहां पे कमांड लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप इसे ऑफ करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं यहां से तो दोबारा क्लिक करें। आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। कंट्रोल 9 शॉर्टकट है यदि आप दोबारा इसे वापस पाना चाहते हैं। मैं यस कर देता हूं तो कमांड लाइन यहां से हट जाएगी। कंट्रोल F9 के साथ मैं दोबारा इसे प्राप्त कर सकता हूं, या मैं यहां पे दोबारा क्लिक करके भी इसे प्राप्त कर सकता हूं। तो इस प्रकार कमांड लाइन आपके पास यहां अवेलेबल हो जाती है। कमांड लाइन से आप उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जो माउस से आप अभी तक कर रहे हैं। जैसे कि मैं होम टैब पे जाता हूं और मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो यहाँ पे माउस मुझे यहाँ अंदर की तरफ क्लिक करना है और कमांड टाइप करना शुरू करना है। जैसे ही कमांड में टाइप कर रहा हूं, अभी मैंने कमांड पूरी नहीं की लेकिन उसके ऑटो सजेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे AutoCAD के द्वारा। मैं लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही लाइन पे मैं सिलेक्शन करता हूँ मेरे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है मेरे पास लाइन का। मैं माउस से उस पहले पॉइंट को चुन लेता हूँ। उसके पश्चात यदि आप कमांड लाइन पे ध्यान दें तो अगला पॉइंट पूछा जा रहा है लाइन का, तो यहाँ मैं क्लिक करके अगला पॉइंट भी दे देता हूँ। इसके पश्चात फिर से अगला पॉइंट। इस तरह से आप काफी सारी कमांड्स को कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे अनडू का ऑप्शन भी दिया गया है। यदि मैं यहाँ से यू टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे अनडू हो जाएगी लास्ट कमांड आपकी। तो इस तरह से आप कमांड्स को ना केवल दे सकते हैं बल्कि उन्हें मॉडिफाई भी यही से कर सकते हैं। एस्केप करने पे हमारे पास ये लाइन कमांड कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ यहाँ से कमांड लाइन से। मान लीजिए मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो यहाँ मैं सर्कल टाइप करना शुरू करूंगा। अभी मैंने केवल CI ही टाइप किया है, उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया है। अब सर्कल को मैं यहाँ क्लिक भी कर सकता हूँ और दूसरा ऑप्शन में एंटर भी कर सकता हूँ। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ मेरे पास अगला ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाता है कि सर्कल मेरे पास 3 तरीके से बनाया जा सकता है। 3P 3 पॉइंट्स के द्वारा, 2P 2 पॉइंट्स के द्वारा और TTR टेंजेंट रेडियस के द्वारा। मैं यहाँ से 2 पॉइंट चुन लेता हूँ। इसके लिए मैं 2P टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ मेरे से पूछा जा रहा है पहला एंड पॉइंट जो सर्कल का डायमीटर हो। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और आप देखें यहाँ पे मैं नीचे की तरफ कमांड लाइन पे ध्यान दें तो अगली कमांड वहां पे सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जहां मैं इसे छोड़ूंगा अपने आप वो सेकंड सर्कल डायमीटर प्रयोग कर लेगा। तो इस प्रकार आप कमांड लाइन से आसानी से किसी भी कमांड को प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर लेसन्स में हम देखेंगे किस प्रकार इस कमांड लाइन को और अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। आप यही से ही काफी सारे मोड्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में ऑर्थो मोड को देखा था ऑन ऑफ करना, वो हम यही से क्लिक करके ऑन ऑफ कर रहे थे। उसके लिए हम यहाँ पे नीचे की तरफ स्टेटस बार पे जाते थे और क्लिक कर देते थे। अब की बार यहाँ मैं डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ ऑर्थो मोड को। देखिए जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ OR डालने के साथ ही मेरे पास ऑर्थो आ गया है। अभी ऑर्थो मोड को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो क्लिक कर देता हूँ ऑर्थो मोड को। अब यहाँ पे आपके पास 0 का अर्थ है कि ये डिसेबल है। अब अगर 1 डाल करके एंटर कर देता हूँ तो एनेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए आप एनेबल हो गया है मोड। तो इस तरह से ऑर्थो मोड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कमांड लाइन से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप काफी सारी कमांड्स को यही से कमांड लाइन से परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको शॉर्टकट तरीका मिल जाता है किसी भी काम को करने का। कमांड लाइन की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यदि आपको किसी कमांड के बारे में पूरा नहीं पता है तो उसके मिलते जुलते अक्षर भी यदि आप टाइप करेंगे तो भी आपको सजेशन अवश्य देगी। जैसे मैं यहाँ फ्रंट टाइप करता हूँ तो देखिए मैं टेक्स्ट टू फ्रंट वाला ऑप्शन लेना चाहता हूँ। मुझे केवल फ्रंट याद है, तो जैसे ही टाइप किया मेरे पास टेक्स्ट टू फ्रंट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बीच के कोई अक्षर यदि आपको याद है तो वो भी टाइप करें,
तो उसके साथ कमांड लाइन उसके सजेशन भी आपको अवश्य देगी। इसी तरह से कमांड लाइन में F2 करने पर आपके पास रिसेंट यूज्ड कमांड की लिस्ट खुल जाएगी और F2 दोबारा करने पर ये फिर से डिसेबल या हाइड हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप अप एरो और डाउन एरो की से आप रिसेंट कमांड को भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी रिसेंट कमांड आपने प्रयोग की है उनको आप यहां से प्रयोग कर सकते हैं दोबारा। जैसे मैं यहां सबसे पहले लाइन कमांड प्रयोग करता हूं और यहां लाइन बना लेता हूं, एंटर कर देता हूं। इसी तरह से मैं सर्कल कमांड यूज करता हूं, यहां पे सर्कल बना लेता हूं यहां पे। अब मुझे वापस मैं यहां क्लिक कर देता हूं कमांड लाइन में। अब अप एरो की और डाउन एरो की से यदि आप देखें तो आपकी पिछली वाली सभी कमांड्स यहां पे अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार से एरोस कीज के साथ आपने जो कमांड प्रयोग कर ली है उस इंडेक्स को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं या उस कमांड को आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको वो कमांड दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ती और आप आसानी से केवल एंटर भर से ही उस कमांड को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इस कमांड लाइन को ऑटोकैड ने अब पैलेट का रूप दे दिया है, अर्थात ऑटोकैड अब इसे एज अ पैलेट प्रयोग कर रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं और इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकता हूं और इसको अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट भी कहीं पे कर सकता हूं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर आपको लगे कि यहाँ कमांड लाइन चाहिए तो आप यहाँ रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज का बटन है। अब कमांड लाइन के कुछ ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे इनपुट सेटिंग्स को आप इनमें से ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे ऑटो कंप्लीट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप ऑटो करेक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से लाइंस ऑफ प्रॉप्ट हिस्ट्री को डिसाइड कर सकते हैं, आप कितनी लाइनें चाहते हैं। अब यहाँ डिफॉल्ट रूप में 3 लाइनें बताई गई हैं। अगर आप 10 लाइनों की हिस्ट्री चाहते हैं तो 10 लाइनों की हिस्ट्री इसके पास रहेगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकता हूँ इस कमांड लाइन की। यदि मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं एरो को तो ओपेसिटी देखिए कम हो गई है कमांड लाइन की, और यदि आगे की तरफ ले जाऊं तो फिर से बढ़ गई है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं कमांड लाइन की ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को। मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं अभी तो, और इसे फिर से मिनिमाइज कर देता हूं सिंगल लाइन में, ताकि आप आसानी से यहाँ टाइप कर पाएं। तो इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं कमांड लाइन को। कमांड लाइन के एडवांस यूजेज को हम आने वाले सेशंस में अवश्य देखेंगे, क्योंकि अभी हम ऑटोकैड के बेसिक इंटरफेस की जानकारी ले रहे हैं। इस कारण से अभी हम सिंगल ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, और इसी सीरीज में हमने कमांड लाइन को अच्छी तरह से समझा है। आने वाले सेशंस में हम अवश्य कमांड लाइन के एडवांस यूजेज को भी देखेंगे। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम उपलब्ध हैं। हमारे पास यदि आप ड्राइंग एरिया में देखें तो नीचे की तरफ ये XY वाला आइकॉन अवेलेबल है, जिसको हम UCS कहते हैं, अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। परंतु इससे पहले कि हम UCS के बारे में जानें, हम यहाँ पे थोड़ा अगर इस ड्राइंग एरिया में देखें तो हमारे पास ग्राफ भी अवेलेबल है और ड्राइंग करने के लिए जगह भी अवेलेबल है। XY डिनोट करता है यहाँ पे किस तरफ मेरे XY लोकेशंस हैं और कहाँ मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑटोकैड में किस तरह से अपनाया जाता है, जिसमें UCS, 2D और 3D का प्रयोग किया जाता है। ऑटोकैड में यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिससे आप ऑटोकैड में ड्राइंग एरिया में कुछ भी ड्राइंग कर पाते हैं। आप आसानी से जान पाते हैं कि आप एक्स एक्सिस में ड्राइंग कर रहे हैं या वाई एक्सिस में। लेकिन यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानने से पहले आइए हम सिंपल ग्राफिकल सिस्टम को समझते हैं, जिसको ऑटोकैड द्वारा अपनाया गया है। यहाँ पे यदि आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक सिंपल चार्ट है, जिसमें यदि आप ध्यान दें तो एक्स की पॉजिटिव लोकेशंस आपकी लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ चल रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं इसको इस साथ वाले ग्राफ से मैच करूं तो यदि आप इस एक्स को देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स अवेलेबल हो रहे हैं। जितना भी एक्स में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पॉजिटिव नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से और भी। इसी तरह से यदि आप वाई को यहाँ पे देखें और वाई में यदि ऊपर की तरफ जाएं हम तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। यदि इसी ग्राफ में हम देखें इसको तो यहाँ पे वाई 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत उल्टी साइड पे नेगेटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं एक्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आ जाता हूँ, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर अगर मैं यहाँ से ड्राइंग करना शुरू करता हूँ इस ओरिजिनल पॉइंट से, तो यहाँ पे माइनस में नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3 और भी नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं।
इसी तरह से यदि मैं y के बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चला जाऊं यानी कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -y शुरू हो जाएगा और रीजन से यहाँ इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे, जैसे -1, -2, -3। अब इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास मुख्यतः 4 तरह के यहाँ पे नंबर हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव। अब आप किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए इन नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए आपका ओरिजिनल पॉइंट हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस शुरुआत पॉइंट में 0 है। आइए हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस मेथड में। इसका अर्थ ये हुआ कि लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले लाइन के उस हिस्से को बताना है जहां से लाइन की शुरुआत करनी है। जैसे मैं चाहता हूं बिल्कुल ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट करना, जो कि 0, 0 है, तो x 0 है, y 0 है, तो लाइन का पहला पॉइंट यहां से शुरू हो जाएगा। और मैं चाहता हूं इसको x8 और y8 पे लेके जाना। उस केस में यदि आप देखें तो मैं x की वैल्यू 8 कर देता हूं और y की वैल्यू 8 कर देता हूं। x में पॉजिटिव में ग्राफ इस तरफ जाएगा और इसी तरह से y में पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां जो पॉइंट बनेगा वो 8 बनेगा। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल यहां उपलब्ध है। यहां भी हमने लाइन को ड्रॉ किया है, ये नीचे वाली लाइन को, लेकिन इसमें हमने पहला पॉइंट तो ओरिजिन रखा है, यानी कि x0, y0 जहां से इस लाइन की शुरुआत करनी है, और बाकी दोनों पॉइंट नेगेटिव रखे हैं जहां हमने लाइन को लेके जाना है। तो डायगोनली ये लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, x इक्वल टू -8 और y इक्वल टू -8। तो x जो है हमारा माइनस लोकेशन में इधर आता है -8, तो लगभग यहाँ पे, और इसी तरह से y इधर आता है -8, तो लगभग यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल रहता है नॉर्मल प्रोसेस में, जिसमें हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं उसकी XY लोकेशन देते हुए। यहां तक जो हमने बात की वो XY से रिलेटेड थी, लेकिन आइए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं 3D के बारे में, अर्थात Z के बारे में भी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं AutoCAD में 2D 3D है क्या। बेसिकली 2D का मतलब उन इमेजेस से या उन ऑब्जेक्ट से है जो 2 डायमेंशनल्स रहती हैं। 2 डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, जहां केवल x और y की जानकारी दी जाए वो 2 डायमेंशंस इमेजेस रहती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। XY ग्राफ को हम पिछले एग्जांपल में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए इस सेशन में देखते हैं 3D इमेजेस या 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। 3D का अर्थ है 3 डायमेंशंस, अर्थात 3 दिशा से दिखाने वाला। तो यहाँ पे XY तो रहता ही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास XY अवेलेबल है, परंतु इसके साथ एक Z भी जुड़ जाता है। Z एक तरह से आपकी तरफ इशारा करता है, यानी कि Z आपकी तरफ होता है। तो XY जो लोकेशंस है वैसी ही रहती हैं जैसे हमने डिस्कस की, और Z भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे हम उसकी 3rd डायमेंशन को शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, XY भी दिया गया है और उसकी ऊंचाई जो है वो Z में रिप्रेजेंट की गई है। तो इस प्रकार हम 2D और 3D दोनों प्रकार की डिजाइनिंग को AutoCAD में कर सकते हैं। हमारी ये जो पहली बेसिक सीरीज है 2D डायमेंशनल इमेजेस के ऊपर है, और साथ ही अगली जो सीरीज है वो 3D डायमेंशनल इमेजेस के ऊपर है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके बारे में पूरा का पूरा ये सेशन हमने वर्कआउट किया है। आपके पास 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्य करते हैं AutoCAD में। पहला है WCS। डिफॉल्ट रूप में जब भी आप कोई फाइल खोलते हैं तो उस पर वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। बेसिकली आपका पूरा का पूरा जो ग्राफ रहता है एक सिस्टम को फॉलो करता है, उसे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और यह डिफॉल्ट रहता है AutoCAD में। परंतु WCS अर्थात वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कार्य करना मुश्किल रहता है। इस कारण AutoCAD ने हमें एक फैसिलिटी दिया है जिसका नाम है UCS अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते, परंतु यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, अर्थात हम इसका ओरिजिनल पॉइंट बदल सकते हैं, जबकि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम मूव नहीं कर पाते। तो हमारा जो यूजर का मुख्य इंटरेक्शन और यूजर का मुख्य जो कार्य रहता है वो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ही रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में यही है कि WCS में हमें किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं रहती अपना ओरिजिनल पॉइंट अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करने में, परंतु यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थात जो XY आपके पास दिखाया जाता है वो UCS कहलाता है, और उसमें आपके पास पूरी की पूरी फ्रीडम रहती है, आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी मेंशन कर पाएं। आइए नेक्स्ट सेशन में इसको प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्य करना भी सीखेंगे। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे UCS के बारे में अधिक और विस्तृत रूप में। आइए सबसे पहले हम एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, स्टार्ट से आप
एग्जिस्टिंग ड्राइंग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। ड्राइंग 1 फाइल मेरे पास पहले से बनी हुई है। तो आइए अब शुरू करते हैं किस प्रकार हम यूसीएस का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले WCS की बात करते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास जितना भी ये ग्राफ दिखाई दे रहा है ये सारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही भाग है, परंतु यूजर को अलग अलग जगह अलग अलग ओरिजिन चाहिए होता है। इस कारण से ऑटोकैड ने यूसीएस अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिया है। इसका अर्थ ये है कि आप आसानी से अपना ओरिजिन खुद तय कर सकते हैं। इसकी जानकारी अभी हम लेते हैं, किस प्रकार हम ओरिजिन सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूसीएस में किस प्रकार किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। यूसीएस आइकॉन आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ दिए गए हैं। ये माउस के जूमिंग पे डिपेंड करता है। यदि मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। यदि जूम इन कर लेता हूँ तो आप अपने माउस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। पैन करते हुए आप किसी भी दिशा में इसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ से जो ओरिजिन स्टार्ट होगा XY का, यहाँ ये जो बीच का पॉइंट है ये हमेशा 0 0 ही रहेगा, जहां से भी आप अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार हम किसी सिंपल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको बीच में रखता हूँ। बीच में रखने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं XY की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की लाइन्स ड्राइंग को देख पाऊं। आइए सबसे पहले सिंपल कमांड को ड्रॉ करेंगे। यहाँ मेरे पास 3D का एनवायरनमेंट ओपन है, लेकिन मैं इसको 2D में वापस लेके जाऊंगा। सबसे पहले इसके लिए वर्क स्पेस पे जाऊंगा और यहाँ से ड्राफ्टिंग एनोटेशन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। क्योंकि मुझे अभी 3D में कार्य नहीं करना है, अभी मुझे केवल 2D में कार्य करना है, तो मैं ड्राफ्टिंग एनोटेशन में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं XY की। यदि आप XY के साथ यहाँ पे चार्ट देखें तो आपके पास एक यहाँ पे ग्रीन लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है, जो आपके Y एक्सिस को डिनोट करती है यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास X में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, जो कि रेड कलर की है। ये आपका X एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार हम XY में ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड को पिक करते हैं। लाइन कमांड को यहां से न लेकर अब की बार मैं नीचे टाइप कर लेता हूं कमांड विंडो में लाइन। जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास ये कमांड अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप कमांड लाइन पे नीचे देखें तो हर एक चीज की जानकारी आपको कमांड लाइन पे मिलती रहती है। जैसे कि यहाँ इसमें बताया है कि कमांड लाइन है। अब आपको स्पेसिफाई करना है फर्स्ट पॉइंट। इसमें हमें XY कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना है। तो पहली जो वैल्यू देंगे वो X वैल्यू कहलाएगी और दूसरी जो वैल्यू देंगे वो Y वैल्यू कहलाएगी। तो आइए यहाँ से वैल्यू देते हैं 0,0। इसका अर्थ ये है कि मैं लाइन को 0x और 0y से ही शुरू करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब देखिए कि मेरे पास एक लाइन अवेलेबल हो गई है। हालांकि ये लाइन अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, परंतु इसका ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट फाइनलाइज हो गया है, जो कि 0 0 है। यदि आप कमांड विंडो में देखें तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट की जानकारी मांगी जा रही है। मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दे देता हूँ 5,8। यहाँ X 5 रहेगा और Y जो है वो 8 हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कमांड फाइनल हो गई है। फिर से एक बार एंटर करने पे ये जो लाइन कमांड है ये फाइनलाइज हो जाएगी। अब आइए इस यहाँ जो लाइन ड्रॉ हुई है उसमें देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार इसने यूनिट्स को डिसाइड किया है। ये हमारी लाइन है। अगर मैं लाइन को क्लिक करूं तो आपके पास यहाँ ग्रिप हैंडल्स आ जाएंगे, जिसमें आपके पास 3 यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स हैं। सबसे पहले बिल्कुल शुरू में है, सबसे लास्ट में है एक, और एक बीच में है। यहाँ पे यदि आपके पास ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स यहाँ नहीं आ रहे तो आप इसके लिए कस्टमाइजेशन पे चले जाएं और सबसे पहला कमांड यहाँ कोऑर्डिनेट्स का है, इसे आप चेक कर लें। और यदि यहाँ एनेबल नहीं है तो इसे क्लिक करके एनेबल कर लें, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ नीचे की तरफ क्लिक करते हैं। यदि यहाँ पे पहले वाले पॉइंट पे माउस को ले जाकर रख लेता हूँ तो आप नीचे कोऑर्डिनेट्स में देखें 0,0, अर्थात पहला कोऑर्डिनेट भी 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी 0 है। XY के अलावा एक और कोऑर्डिनेट का प्रयोग किया गया है जो Z है, और तीनों को वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है। लेकिन जैसे ही मैं बीच के कोऑर्डिनेट पे पहुंचता हूँ तो यहाँ पे यदि देखें तो आपके पास 2.5 जो है वो X का कोऑर्डिनेट है और 4 जो है वो आपका Y का कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से जब लास्ट वाले ग्रिप पे माउस रखता हूँ यहाँ पे मैं, तो मेरे पास X की जो पोजीशन है वो 5 है, जबकि Y की जो पोजीशन है वो 8 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने यहाँ पे XY को डिनोट किया है पॉजिटिव रूप में। यहाँ पे Z 0 रहेगा क्योंकि हम 3D में भी कार्य नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही 3D में कार्य शुरू करेंगे हम देखेंगे कि Z को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है XY कोऑर्डिनेट्स के साथ। हम नेगेटिव में यानी कि दूसरी तरफ भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल हम देखते हैं ताकि हम देख पाए कि XY को अगर माइनस में डिफाइन करना है तो किस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ फिर से कमांड विंडो में आता हूँ और लाइन टाइप कर देता हूँ ताकि लाइन कमांड मेरे पास अवेलेबल हो जाए। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। इसी के साथ सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट मेरे पास 0.0 है, अर्थात x भी 0 है और y भी 0 है। जैसे ये एंटर करेंगे देखें आपके पास यहाँ लाइन अवेलेबल हो गई है। ड्राइंग करते हुए जरूरी नहीं कि आप नीचे की तरफ विंडो में दोबारा पॉइंट से आप यहाँ माउस के साथ ड्रैग करते हुए स्वयं भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कितना पॉइंट आप यहाँ चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली फाइनलाइज हो जाएगा। मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास ये लाइन नीचे की तरफ फाइनल हो गई है। तो आइए अब देखते हैं इस लाइन के प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ लाइन को। अब देखेंगे कि 3 ग्रिप्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। यदि मैं पहली ग्रिप पे लेके जाऊं तो 0.0 अर्थात यहाँ पे अभी x भी 0 है और y भी 0 है और z भी 0 है। यदि मैं माउस को बीच में रखूं तो यहाँ पे देखें -1.3x है और -1.2 जो है वो y है। फिर से थोड़ा नीचे जाने पे -2.6 जो है वो x है और -2.4 जो है वो y है। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूं और एक यूजर डिफाइंड लाइन फिर से डालने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे फिर से लाइन टाइप करता हूं, एंटर 0,0 एंटर। और अब मैं पॉइंट देना चाहता हूं -5, -8। जैसे कि मैं एंटर करता हूं आप देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ लाइन फाइनलाइज हो गई है। मैं एंटर कर देता हूं इसको। तो अब यहाँ पे आप देखें नेगेटिव नंबर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ यदि मैं ओरिजिन की बात करूं अर्थात शुरू वाले पॉइंट की बात करूं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं, वो ओरिजिन कहलाता है। तो वो यहाँ पे 0,0 दिखाया जा रहा है। यदि मैं बीच में आ जाता हूँ तो आप देखेंगे x जो है -2.5 है, अर्थात x की तरफ हॉरिजॉन्टली हमने नेगेटिव साइड पे 0.25 यूनिट्स को तय किया है या डिसाइड किया है इस पॉइंट के अंतर्गत। और y जो है वो -4 पॉइंट नीचे आया है। इसी तरह से यदि इस पॉइंट में मैं चला जाता हूँ तो -5 जो है वो हमारा x है और -8 जो है वो हमारा y है। तो इस प्रकार हम यूनिट डिसाइड कर सकते हैं नेगेटिव में भी। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी दिशा में डिफाइन कर सकते हैं XY को। अभी हम 2 एग्जांपल और लेके देखते हैं यहाँ पे।